हेलो गाइस, इस वीडियो में हम CS511 के मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आपके पास 1-2 दिन का टाइम हो या 5-6 घंटे का टाइम हो तो मैं ये वीडियो रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने लेट्स सपोज 2-3 घंटे बाद जाना है, तो मैं आपको ये वीडियो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर 1 दिन का टाइम है तो ये रिकमेंड बिल्कुल बेस्ट है। तो अगर टाइम नहीं है तो मैं दूसरी वीडियो जो है ना, आप इसको स्क्रॉल करके एंड पे ले जाएं। एंड पे एक और वीडियो है, उसमें मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीक फर्स्ट से दूसरे में मैंने वीक वाइज मेंशन नहीं किया हुआ, उसमें जनरली मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके उसको डिफाइन करके उसके एग्जांपल दिया हुआ है। बाकी इसमें मैंने वीक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे टॉप पे आता है इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली जो हमारे जो लेक्चर्स के टॉपिक्स हैं, जो मेंशन है, उसी के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग। तो इसका डेफिनेशन है, वेब इंजीनियरिंग इज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेब एप्लीकेशंस यूजिंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। तो इसके एग्जांपल में आता है डेवलपिंग an online shopping website like the rest by planning requirements and designing UI. User interface UI means coding, testing and maintaining it. Second number पे ecosystem of web. The definition of ecosystem of web is, the web ecosystem is a complete environment that makes the web work, including users, browsers, servers, networks, protocol, developers and technologies. आप इनको याद रख लीजिएगा। यूजर्स इंक्लूड क्या है? यूजर्स, ब्राउजर, सर्वर, नेटवर्क, प्रोटोकॉल, डेवलपर एंड टेक्नोलॉजीज। इसके एग्जांपल में आता है, यूजर ओपन अ वेबसाइट यूजिंग अ ब्राउजर, request goes through the internet, server responds, browser display content। इसका बहुत ही बेस्ट और मैंने एग्जांपल चूज किया। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स। सबसे पहले हम स्टैटिक वेबसाइट को देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, अ स्टैटिक वेबसाइट शोज द सेम कंटेंट टू एवरी यूजर एंड डजंट चेंज अनलेस द डेवलपर एडिट द फाइल। एग्जांपल में आता है, a simple portfolio website made using HTML and CSS। ये क्या है? ये किसका वो है? स्टैटिक वेबसाइट का। अब डायनामिक वेबसाइट क्या है? डायनामिक वेबसाइट shows different content based on user interaction, database और time। एग्जांपल में आता है, Facebook shows different profile to different users after login। Number 4, brief history of web। तो definition है, the World Wide Web (WWW) was invented by Tim Berners-Lee। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा नाम। और ये डेट भी 1989, टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। 1991 में फर्स्ट वेबसाइट, 2000 में डायनामिक्स वेबसाइट PHP जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और आजकल, टुडे मीन्स आजकल, वेब एप्स लाइक जीमेल एंड यूट्यूब। नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका डेफिनेशन है, द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विसेज, सर्वर प्रोवाइड्स सर्विसेज। इट मीन्स, क्लाइंट मीन्स जब आप किसी भी कोई भी कीवर्ड अपने ब्राउजर में सर्च करते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट जाता है यूजर की तरफ से सर्वर को। तो सर्वर उसकी बेस पे आपको रिस्पॉन्स करता है, उसका सर्विस ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। इसके एग्जांपल में आता है, अ वेब ब्राउजर क्लाइंट। ब्राउजर मीन क्लाइंट। आप क्रोम पे टाइप करते हो, यू आर क्लाइंट इन द, यू आर द यूजर, यू आर इंटरेक्टिंग विद वेब ब्राउजर। Request a web page. Request mean you type anything in the search bar and enter it means you are requesting for a web page and the web server send it back। जब आपको आंसर मिल जाता है, इसका मतलब सर्वर ने वही रिजल्ट आपको रिस्पॉन्ड में आपको दे दिया है। 6, हाउ इंटरनेट वर्क्स।
Definition: the internet is a global network of interconnected computers that communicate using protocols to send and receive data. This is a very basic uh, topic. एग्जाम्पल में आता है व्हेन यू सर्च ऑन गूगल योर रिक्वेस्ट ट्रेवल थ्रू ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रूटर्स एंड सर्वर्स देन कम बैक एज अ रिजल्ट। जिस तरह आप इंटर करते हो आपके घर में रूटर लगा हुआ है, रूटर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस आप जिनको कह के आप रूटर लगाते हो घर में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उससे नेक्स्ट उनको भी प्रोवाइड करने वाले होते हैं। तो इस तरह इनके थ्रू जा जाके सर्वर तक पहुंचता है, सर्वर से बिल्कुल उसी सेम सीक्वेंस में आपको डेटा वापस आता है। जिस तरह आप कोई भी सर्च करते हो, कुछ कुछ भी सर्च करते हो, वो आपको जिसका रिजल्ट मिलता है इसका मतलब उसका रिस्पॉन्स है सर्वर का, जो कि आपको आउटपुट में मिलता है। 7 वेब डेवलपमेंट जॉब्स, ये भी हमारे एक टॉपिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, नहीं तो मैं इसको नहीं करता, ये इतना मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेशन सिंपल है, आपको भी पता होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट जॉब्स इन्वॉल्व डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। टाइप इन एग्जांपल्स: फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर को क्या क्या आना जरूरी है? UI यानी यूजर इंटरफेस, जो कि यूजर को दिखे। इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आता है। बैक एंड में जो सर्वर को हैंडल करे, PHP और Node.js। फुल स्टैक में दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इसका डेफिनेशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल आर रूल्स दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। एग्जांपल में आता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल which is reliable data transfer, and IP internet protocol addressing and routing, HTTP web communication, and domain name system and DNS। डेफिनेशन है इसका कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। एग्जांपल लेट्स सपोज आप कुछ भी सर्च करते हो, गूगल जरूरी नहीं, यहाँ पे एग्जांपल मैंने गूगल दिया हुआ है, आप www.google.com लिख के सर्च करते हो तो वो जो है ना जो हमारे रीडेबल है वो क्या है? www.google.com है, और जो सर्वर को रीडेबल है वो क्या है? IP एड्रेस है। वो इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करके उस वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। आप उसके IP एड्रेस से भी सर्च कर सकते हो, ये बात नहीं है कि आप लेकिन आपको इजी क्या होगा, जो कीवर्ड ह्यूमन यूज करते हैं उसी नाम से सर्च करना इंसानों के लिए इजी है। तो ये इसके प्रिंसिपल है। 10 नंबर पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। इसका डेफिनेशन है URL is the address of a resource on the internet। एग्जांपल www.example.com. That's it। नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। डेफिनेशन है is a protocol used for communication between a web browser and a web server। Browser mean which are using by you, means the client using the web browser side and the web server side responding you। Example, when you open a website, the browser send an HTTP request and the server send an HTTP response। वही सेम है, जो आप सर्च करते हैं ब्राउजर में वो HTTP रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो इसके रिस्पॉन्स में आपको जवाब दे देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ a web browser work? A web browser is a software that requests, receives and display web pages। सिंपल सी है, ब्राउजर क्या काम करती है? इसका मतलब है ब्राउजर वही काम करते हैं जो हम उनको उसके ऊपर सर्च करते हैं, तो वो आगे सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, फिर रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्स में आपको रिसीव होते हैं वो आंसर और डिस्प्ले होते हैं, वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं। रिक्वेस्ट जाना और आना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मींस कि जो हम सर्च करते हैं वो कोडिंग में चेंज करते हैं, IP एड्रेस में चेंज किया, वापस आते हुए भी जहाँ पे आपका डेटा सेव है उसी का IP एड्रेस के उससे आएगा, लेकिन आपको फेच उसका डेटा होगा, IP आपको डिस्प्ले नहीं होगा। Working steps simple। User enters URL, browser asks DNS for IP,
जो मैंने पहले बता चुका है वही इधर रिपीट हो रहा है। ब्राउज़र एंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्ड, ब्राउज़र रेंडर, एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। रेंडर मीन जब इसको रिस्पॉन्स आता है तो वो इसमें रेंडर कर देते हैं एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में, जिस तरह इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसने भी वेबसाइट बनाया है उसमें रेंडर कर देते हैं, उसी में आपको डिस्प्ले करते हैं। इट मीन्स एग्जांपल है गूगल क्रोम लोडिंग www.wikipedia.org। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर्स। Definition है a web server is a software or hardware that stores, processes and delivers web pages to client। वही बात जो हम रिपीट कर चुके हैं, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको इनमें से कुछ भी आ जाए, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर या वर्किंग ऑफ ब्राउजर जो हम रिपीट कर चुके हैं, उसमें से कुछ भी आ जाए वो आपको आंसर मिल चुका है, बहुत इजी है। एग्जांपल में आता है अपाचे, नेगिनिक, माइक्रोसॉफ्ट IIS। अब हम समरी लेते हैं वेब वन का। तो क्या है वेब इंजीनियरिंग? क्या है वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग कहते हैं, जो इसको डेवलप कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। क्लाइंट, ब्राउजर, client, you are the client, you are using the browser you are using Chrome, which are browser, Yahoo browser, and server, that's web server। DNS convert names IPs, जो मैंने आपको पहले बता चुका कि DNS क्या करते हैं, नेम्स को IPs में चेंज कर देते हैं। जो आप कीवर्ड सर्च करते हैं उसको IPs में चेंज करके सेंड कर देते हैं, उसके रिस्पॉन्स में आपको IP एड्रेस के थ्रू आते हैं, बट वो हमें किस में डिस्प्ले कर देते हैं, जो वो डेवलप कर चुका है फ्रंट एंड तौर पर, वो हमें उसी बिल्कुल उसी उसमें हमें दिखाई देगा। यहाँ से आपको वीक 2 स्टार्ट होता है। पहले बताता है आर्किटेक्चर ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम। तो इसका डेफिनेशन है द आर्किटेक्चर ऑफ अ वेब बेस्ड सिस्टम डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट कंपोनेंट, क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस इंटरेक्ट टू डिलीवर अ वेब एप्लीकेशन। आप कहते हैं ना जिस तरह एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर किस तरह, सेम उसी तरह से आर्किटेक्चर ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम, किसी भी वेब जो वेब पे बेस करता है उस सिस्टम का आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी बिल्कुल वही बताया हुआ जिसका हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्लाइंट किस तरह इंटरेक्ट करें, सर्वर किस तरह रिस्पॉन्स करें, डेटाबेस में किस तरह से वो कोई भी एप्लीकेशन आपको शो होने के लिए, तो इसी को कहते हैं आर्किटेक्चर। एग्जांपल में आता है ब्राउज़र, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर पे, वेब एप्लीकेशन लॉजिक उस पर अप्लाई होता है, फिर डेटाबेस में जहाँ पे डेटा सेव है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मतलब IP एड्रेस के थ्रू आपको आते हैं, बट वो जिस तरह इन्होंने डिज़ाइन किया होता है उसी इंटरफेस में आपको शो होते हैं। तो उसी उसमें आपको रिस्पॉन्स बैक टू ब्राउज़र, जहाँ से आपने सर्च किया था वहीं पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। Second number, introduction to HTML. Definition: HTML hypertext markup language is the standard language used to create a structure of a website. Example, using H1 tag, welcome, paragraph tag, this is a web page, and number 3, common HTML tags. HTML tags are predefined element used to structure content on a web page. HTML tags जो है ना वो predefined है, predefined elements हैं जो कि एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे ये प्रीडिफाइंड है? जाहिर सी बात है जहाँ पे हम वेबसाइट बना रहे हैं, जिसको हम एज अ कहते हैं ना फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ डिफाइन है। नहीं तो अगर डिफाइन ना होता तो हम अपने से कोई टैग लगा के देखें, अगर वो एक्सेप्ट करता है इसका मतलब वो उधर डिफाइंड है। अगर आप अपना नाम का टैग लगा के कुछ इसमें लिखें तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको जो मतलब जो आपने इमेजिन किया हुआ है अपने दिमाग में उसके उस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पे आता है लिंक्स। डेफिनेशन है लिंक्स हैपनिंग अलाउ यूजर टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। लिंक्स के लिए ए टैग इस्तेमाल करते हैं, HREF HTTP, इसके अंदर हम
कहते हैं। और यहाँ पे जो विजिट गूगल लिखा हुआ है ना, ये ये यूज़र को शो होगा, लेकिन ये जो अंदर लिखा हुआ है एड्रेस, ये इसके पीछे हाइड हुआ होगा। जब आप यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट पेज में, सॉरी। ये आपने नेक्स्ट टैब में ओपन खोलने वाले सिस्टम भी किया हो तो ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा, नहीं तो सेम टैब में ओपन हो जाएगा। इसके बाद आता है लिस्ट। Definition: a list are used to display items in an order and unordered format. इसके दो टाइप्स हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। यूएल टैग के साथ स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट को ओएल के साथ, और एल आई मीन्स लिस्ट आइटम। आप जितने मर्जी आप लिख सकते हैं लिस्ट आइटम। नेक्स्ट पेज, सिमेंटिक इन HTML5। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन है, सिमेंटिक HTML5 elements clearly describe their meaning to both browser and developer. Example: header section, navigation section, टैग के साथ section of the content, article, independent content, footer. Tools inside. Definition है, web development tools help developers design, code, test and debug website. VS Code Editor जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, Chrome Div Tool वो डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, Git वर्जन कंट्रोल करने के लिए Git यूज़ करते हैं, और Figma UI डिज़ाइन के लिए यूज़र इंटरफेस। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू CSS। इसका डेफिनेशन है, CSS कैस्केडिंग style sheets is used to style and layout HTML elements. Example में आता है P here stand for paragraph. अच्छा, आगे बताते हैं आपको। मैं आपको यहाँ पे जो आगे आने वाली चीज़ वो बताने वाला था। यहाँ पे जो हम P को इस तरह यूज़ क्यों किया है, लेकिन वो आगे उसमें है तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। P मीन्स पैराग्राफ। जो टैग में है वो आपको सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं। तो कलर ब्लू, जो आपने P टैग के साथ, P टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर ब्लू हो जाएगा इससे। इसका सिंटैक्स प्रॉपर्टीज है। डेफिनेशन प्रॉपर्टीज डिफाइन हाउ एस्पेक्ट ऑफ एन एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। कलर के लिए फॉन्ट साइज मार्जिन, जो मार्जिन एक एलिमेंट के जो बाहर वाले उसको मार्जिन कहते हैं। पैडिंग इनसाइड, बॉर्डर से इनसाइड में वो ऑक्यूपाई करते हैं। H1 टैग, वही H1 टैग यानी H1 में हम जो कुछ लिखा है उसके कलर को रेड करने के लिए हम H1 रेड कर देते हैं। CSS syntax values. CSS values specify how a property should appear. वैसे सॉरी, इस CSS में मैंने आगे ये सबसे इम्पोर्टेंट वो जो है ना, मैंने लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल लिखा हुआ बल्कि इट्स स्टाइल एंड लेआउट HTML एलिमेंट्स। जो HTML के थ्रू आपने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको खूबसूरत डेकोरेशन करने के लिए, उनको कलर देने के लिए कहाँ पे अलाइन करना है, कहाँ पे प्लेस करना है इसको, ये सब CSS के थ्रू होता है। CSS values specify how a property should appear. Example: red 16 pixel, bold, center। ये अलाइनमेंट की बात हो रही है, ये सेंटर, बोर्ड और वो उसके साइज की। सेम पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो जाए। Location of styles. Definition: location of styles refer to where CSS is written in a web project. Type and example: inline CSS, P style। ये inline means जब आप कोई भी टैग यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पे P टैग यूज़ किया हुआ है पैराग्राफ वाला, तो उसी टैग के अंदर CSS को यूज़ करना क्या कहते हैं, इनलाइन CSS। ठीक है, बहुत ईजी है। आप इसको इतना, जिस तरह आप एग्ज़ाम की टेंशन लेते हैं ना उस तरह समझने की कोशिश नहीं करना, इसका एक नॉर्मल तरीके से करना।
जाहिर बात है इनलाइन का मतलब उसी टैग के अंदर, और उसको इनलाइन कहते हैं ठीक है। इनलाइन सीएसएस। इंटरनल, इनलाइन और इंटरनल में क्या फ़र्क है? इनलाइन का मतलब है उसी टैग के अंदर हम सीएसएस को यूज़ करें प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको बोलते हैं इनलाइन। अब इंटरनल मीन्स आपने सीएसएस का अलग फाइल नहीं बनाया हुआ है, एचटीएमएल के टैग फाइल के अंदर ही आप बना रहे हो। लेट्स सपोज आपने हेड में ये स्टाइल दिया हुआ है, और वहाँ स्टाइल टैग के अंदर आप इस तरह करके पी मीन्स नीचे जो बॉडी में पैराग्राफ है उसका कलर वो ब्लू कर देगा। आप इस स्टाइल के अंदर जो भी लिखेंगे वो नीचे उसमें एचटीएमएल बॉडी के अंदर जो है उनके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। एक्सटर्नल मीन्स आप हेड में ये लिंक डाल देंगे, ठीक है, ये लिंक, और यहाँ href में स्टाइल डॉट सी एस एस, ये आपने डॉट सी एस एस उसका एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़रूरी है, बट स्टाइल की जगह पे आप अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी नाम आपने इस फाइल का लिखा है वही नाम इधर मेंशन करना है। यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस आपने नहीं लिखना आपने। अगर आपने आगे सी एस एस फाइल क्रिएट करते हुए स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर आपने कुछ और नाम लिखा है वही नाम इधर लिखना है, और इसको कहते हैं एक्सटर्नल सी एस एस, इनका फाइल ये अलग है। एक्सटर्नल सी एस एस रिकमेंडेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटर्नल सी एस एस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप एक ही फाइल के अंदर इतने ज़्यादा वो क्रिएट कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्क्रॉल अप डाउन करते हुए उस चीज़ को ढूंढना। तो जब आप अलग फाइल बनाएंगे तो उसमें जाहिर बात है एकदम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वेब 2 का समरी देखते हैं। HTML वेब के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, CSS डिज़ाइन के लिए, सिमेंटिक टेक्स्ट रीडेबिलिटी एंड SEO, एक्सटर्नल CSS बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ से वीक 3 स्टार्ट होता है। CSS सेलेक्टर, बिल्कुल ये चीज़ मैंने आपको पीछे नहीं बताया था। एलिमेंट, क्लास और आईडी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो आगे आने वाला है वो यही था। तो एलिमेंट्स मीन्स जो हम टैग के नाम को यूज़ करते हुए वो करते हैं, तो क्या करते हैं उसी के डिज़ाइन ही बारे करते हैं। लेट्स सपोज आपने पैराग्राफ पी टैग के साथ में पी टैग में कुछ लिखा है, तो लेकिन आप CSS फाइल में आके पी से पी लिख के आगे उसको स्टाइल दे सकते हैं। इसके अलावा आप पी लिख दो लेकिन आप क्लास आगे मेंशन कर दो, क्लास लिख के, और उसका क्लास का कोई नाम दे दो, तो वो क्या करते हैं क्लास नेम से आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इसके अलावा आईडी भी आप दे सकते हैं। तो CSS सेलेक्टर में क्या कितने वो आते हैं, 3 टाइप्स आते हैं। एलिमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, और आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इधर बताऊँ तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, पी क्लास टेक्स्ट हेलो। यहाँ पे उन्होंने क्लास का क्या नाम दिया हुआ है, टेक्स्ट, और इन्होंने नीचे पी का आईडी का क्या है, यूनिक, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या किया है, पी टैग को यूज़ करते हुए कलर ब्लू कर दिया है। अब क्या होगा, जब आप पी को यूज़ करेंगे तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब इन्होंने जब आईडी आपने सेलेक्ट करनी हो तो आप डॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। CSS फाइल में डॉट टेक्स्ट लिखा है, इसका मतलब टेक्स्ट कहाँ पे आईडी का क्लास का नाम है, सॉरी क्लास, तो क्लास का नाम टेक्स्ट ऊपर वाले में है, तो ये ऊपर वाले का कलर फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देगा, और हैश के साथ आईडी को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हैश लिख के टेक्स्ट लगाएंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, और डॉट लगा के यूनिक लगाएंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये ऑलरेडी उधर मेंशन है CSS उसमें प्री डिफाइंड है, सॉरी प्री डिफाइंड है। तो आपने हैश के साथ आईडी को आईडी सेलेक्ट करनी है तो हैश के साथ करना है, क्लास करनी है तो डॉट के साथ। अब हैश यूनिक, अब ये नीचे वाले का चेंज करेगा, वर्ड का वेट बोर्ड कर देगा। ये इसने आईडी सेलेक्ट की है, बहुत ईजी है, लेकिन आप अपने से बहुत लेट्स सपोज ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, आप बहुत लिख सकते हैं इसके बारे में।
नीचे आता है CSS सेलेक्टर एट्रीब्यूट्स। इसका डिफिनेशन है एट्रीब्यूट सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट वैल्यूज। एग्जांपल में आता है ए टैग के साथ लिंक इन्होंने डाला हुआ है href लिंक। अब ये लिंक जो है ना उसके पीछे हाइड होगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे चला जाएगा। सेम नीचे भी, सेम ये भी। लेकिन इन्होंने नीचे क्या दिया हुआ है ए टैग के साथ इसको कलर रेड कर दिया है। इससे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रेड हो जाएगी। कहते हैं CSS सेलेक्टर सीडो। इसका डिफिनेशन है सीडो सेलेक्टर टारगेट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर स्टेट और पोजीशन, नॉट डायरेक्टली इन HTML। एग्जांपल डॉट hover when mouse hover over element। if first child element a dot hover ए यानी लिंक जो आपने वो किया हुआ है, लिंक डाला हुआ है ए टैग के साथ, उसके उसमें जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर जब आप माउस को ऐसे ले जाएंगे, जैसे उसमें ऐसे ले गया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। अब पी पैराग्राफ का फर्स्ट चाइल्ड फॉन्ट वर्ड, ये टैग्स में चाइल्ड्स और पेरेंट्स के कॉन्सेप्ट हैं। लेट्स सपोज बॉडी सबका क्या है, पेरेंट है, और बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं उसके चाइल्ड है। इस तरह अब चाइल्ड बॉडी के हिसाब से जो चाइल्ड है उसके अंदर भी चाइल्ड लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आपने OL ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया, उसके अंदर लिस्ट आइटम क्रिएट किया, लिस्ट आइटम OL का क्या है, चाइल्ड है, और OL LI का क्या है, पेरेंट है। तो जब आप लेट्स सपोज आपने यहाँ पे LI को लेट्स सॉरी OL के फर्स्ट चाइल्ड को आपने फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट चाइल्ड कौन है, LI लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के अंदर आपने कुछ और टैग डाल दिया, उसके ऊपर नहीं, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, लिस्ट आइटम, उसका फॉन्ट वेट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है CSS सेलेक्टर कंटेक्चुअल। इसका डिफिनेशन है कंटेक्चुअल सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर हायरार्की और पोजीशन इन HTML। एग्जांपल div p text inside div, इन्होंने जो लिखा हुआ है। हम div p में जो div के अंदर जो p है उसका कलर पर्पल हो जाए, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले div को लिखा फिर p को लिखा। लेट्स सपोज एक p उससे एक p div से पहले है। इस तरह करने से जो p div से पहले है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जो p के div के अंदर p है उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अंदर 2-3 आपने p टैग लिखा हो उससे उन सब पे अप्लाई होगा, लेकिन जो बाहर है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये आप उसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं, CSS फाइल में। यहाँ पे div के साथ क्यों नहीं लिखा हुआ हैश और डॉट, क्योंकि ये क्लास और आईडी नहीं है, ये एलिमेंट है, ये एक टैग है। टैग के नाम को आप सिंपल यूज करेंगे। CSS cascading definition cascading is the rule that determines which CSS rule applies if multiple rules target the same element। अगर सेम एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल CSS रूल आप अप्लाई करने की कोशिश करें तो कौन सा अप्लाई होगा। तो ऑर्डर क्या है, इनलाइन is greater than internal, internal is greater than external। It means let's suppose आपने सॉरी बॉडी के अंदर OL है, OL के अंदर LI है, तो सॉरी इनलाइन जो है ना, इनलाइन उसको कहते हैं जो जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमने कुछ भी डिफाइन किया, स्टाइल वगैरह हमने उसके ऊपर अप्लाई किया तो वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने बॉडी के ऊपर कुछ भी अप्लाई कर दिया तो वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो इनलाइन है। इसके बाद इंटरनल है, जो आप HTML फाइल के हेड में जो डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग, और उसके अंदर जो भी क्या कहते हैं स्टाइल आप लगाएंगे वो अप्लाई होगा। इसके बाद एक्सटर्नल होगा।
इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट, नॉर्मल। इम्पोर्टेंट कौन सा है? इनलाइन वाला इम्पोर्टेंट। इनलाइन के बाद कौन सा है? इंटरनल, इसके बाद एक्सटर्नल। अब यहाँ पे इन्होंने दो एग्जांपल दिया हुआ है। पी कलर रेड, ये एक्सटर्नल है। इट मीन्स ये सीएसएस फाइल में सेव है। सीएसएस फाइल में, अलग फाइल में, एचटीएमएल वाले उसी उस सेम में नहीं। अब नीचे उन्होंने लिखा कलर ब्लू इम्पोर्टेंट, इंटरनल विथ हाई प्रायोरिटी, यानी आप इम्पोर्टेंट को यूज करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं दूसरों से। इंटरनल मीन्स अगर आपने हेड में एचटीएमएल के हेड में स्टाइल टैग डाल दिया, उसके अंदर ये डाला, वो अप्लाई होगा, लेकिन ऊपर वाला अप्लाई नहीं होगा एक्सटर्नल। अगर सेम चीज पे अप्लाई हो तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद आता है बॉक्स मॉडल। Definition है the CSS box model describes the space occupied by an element including content, actual content, padding, space inside border, border edge around the padding, margin, space outside। जब आप टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो हमें जो नजर आते हैं, हमें सिर्फ टेक्स्ट नजर आते हैं। टेक्स्ट किसी भी टैग के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा तो साइड पे वही डिस्प्ले होगा, लेकिन हमें पैडी शैडी नजर नहीं आ रहे होंगे। जब हम इसके ऊपर कोई कलर देंगे, बॉर्डर के ऊपर कोई कलर देंगे, मार्जिन के ऊपर कलर देंगे, तब हमें पता चलेगा इसने इतनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। एग्जाम्पल में आता है विड्थ 100 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, सो ऑन। द बॉक्स मॉडल 2 डेफिनेशन क्या है? बॉक्स मॉडल एडवांस कवर विथ कवर्स विड्थ एंड हाइट कैलकुलेशन। टोटल विड्थ विड्थ में क्या आता है? कंटेंट खुद आता है। जो आपने टेक्स्ट लिखा या पिक्चर डाल दी, वो कंटेंट खुद है। इसके बाद जो बॉर्डर आप ऊपर देंगे ना, पैडिंग 10 पिक्सल 16 पिक्सल जो मर्जी दे दें, वो भी विड्थ में शामिल है। इसके बाद जो बॉर्डर है वो भी शामिल है। इसके बाद जो मार्जिन है वो भी विड्थ में शामिल है। उसी कंटेंट की बात हो रही है। टोटल हाइट क्या है? कंटेंट है, पैडिंग, बॉर्डर वही सेम है, हाइट भी। लेकिन आप हाइट और उसके वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इंक्लूड होगा ये सारी। एग्जांपल में आता है इफ विड्थ पिक्सल पैडिंग। अगर ये कोई कोडिंग नहीं है, ये इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। अगर विड्थ किसी भी एलिमेंट का हम 200 पिक्सल इंक्लूड कर दे, पैडिंग 10 पिक्सल कर दे और बॉर्डर 5 पिक्सल और मार्जिन 20 पिक्सल, इसका मतलब ये कितना पिक्सल ले रहे हैं? 270, इन सबको ऐड करने से। CSS text styling definition है text styling allows customizing text appearance including color, font size, alignment, spacing and decoration। एग्जांपल में आता है पी पैराग्राफ को फिर से किया हुआ है, कलर क्या किया हुआ है? ब्लू, और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज क्या दिया हुआ है? 18 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इंट्रोड्यूसिंग टेबल। अब यहाँ से टेबल हमारा स्टार्ट होता है। HTML table organize data in row and column using table tag। TR means table row, TH mean टेबल हेड, उस टेबल का क्या हो? हेड, और TD जो टेबल के अंदर डेटा हो। यानी टेबल खुद क्या है? पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड्स है। और TR के चाइल्ड्स क्या है? टेबल का हेड, ठीक है, और इसके बाद टेबल डेटा भी। ये सीक्वेंस इन्होंने टेबल टैग लगाया हुआ है, इससे टेबल क्रिएट हुआ। TR से टेबल का रो, कितने रो बनाए हैं? 2 रो। और एक रो के टेबल हेड का क्या नाम है? नेम है। दूसरे का क्या है? एज है। अब नीचे उन्होंने टेबल डेटा दिया हुआ है। नेम के साथ क्या अलाइन होगा? अली, और एज के साथ क्या हो जाएगा? 25।
इंट्रोड्यूसिंग टेबल्स। तो डेफिनेशन है एडवांस टेबल फीचर्स इंक्लूड rows span, call span, table captions and header। एग्जांपल में आता है टेबल बॉर्डर, तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। टेबल हेड में रो स्पेन क्या हो जाएगा, रो स्पेन जो है ना, टेबल हेड एक ही रहेगा और नीचे दो रो क्रिएट हो जाएगा हेड के अंदर, समझ रहे। कॉलम, रो और कॉलम वही सेम मार्क होगा और कितने कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, हेड सेम रहेगा, यानी इस हेड का क्या नाम है, नेम है, और नीचे दो रोज क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड क्या रहेगा, मार्क्स, नीचे दो रो कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। अब आता है स्टाइलिंग टेबल यूजिंग CSS, मेकिंग टेबल एक्सेसिबल यूजिंग CSS। डेफिनेशन है CSS कैन स्टाइल टेबल फॉर बेटर डिजाइन एंड एक्सेसिबिलिटी, इंश्योर्स कंटेंट इज रीडेबल बाय ऑल यूजर्स इंक्लूडिंग स्क्रीन रीडर्स। एग्जांपल में आता है टेबल बॉर्डर कोलैप्स विथ 100%। टेबल हेड का टेबल डेटा, यानी हेड पेरेंट है चाइल्ड है। बॉर्डर क्या है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग 8 पिक्सल। और नीचे टेबल हेड है, हेड का बैकग्राउंड कलर इन्होंने ये दिया हुआ है। यहाँ से हमारा वीक 4 स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म्स। डेफिनेशन क्या है, HTML फॉर्म्स अलाउ यूजर्स टू इनपुट डेटा एंड सेंड इट टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। एग्जांपल फॉर्म एक्शन सबमिट, एक्शन सबमिट मेथड पोस्ट। जो मेथड और एक्शन जो है ना, ये प्री डिफाइंड है, तो ये हम सिर्फ फॉर्म को यूज़ करके ये कर देंगे। अब इसके बैकग्राउंड में जो हमें सबमिट पे क्लिक करने से क्या होगा, ये सारा हमें करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। नेक्स्ट है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूजर नेम प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट, वो एक हमें इनपुट के लिए एक बार दे देगा, इनपुट स्पेस दे देगा। टाइप ऑलरेडी इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, क्या हो उसमें टेक्स्ट हो, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। नेम यूजर नेम, अब ये प्लेस होल्डर क्या करेगा, नेम वो क्या दे देगा उस इनपुट का, यूजर नेम ऊपर लिखा होगा, और प्लेस होल्डर जो है ना, और उसके अंदर जो थोड़ा सा लाइट कलर में लिखा होता है उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो गायब हो जाते हैं, ये उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो उस जगह प्लेस हो जाएगा। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, ये एक बटन क्रिएट करेगा। फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट, इसका डेफिनेशन है फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स आर HTML एलिमेंट्स यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट्स। एग्जांपल में आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइन टेक्स्ट, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इनपुट टाइप ईमेल, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। टाइप में हम ईमेल लिखेंगे तो ये उनको पता चल जाएगा, वो प्रॉपर उसी उसको यूज़ करेगा। ये हमारी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से टैग के बाहर जो लिखते हैं ना वो हम लिख सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करने से कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाए या कहीं और चला जाए तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्री डिफाइंड है। सपोज यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नेम मैसेज लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो उधर अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट क्या है, चाइनीज है वो ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 2 3 करके आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा। लेट्स सपोज ऑप्शन आपने टैग यूज़ किया, ऑप्शन 1 में आपने लेट्स सपोज सेलेक्ट में आपने क्या लिख दिया इधर, सेलेक्ट योर कंट्री, और यहाँ पे ऑप्शन में आपने कंट्रीज के नेम लिस्ट कर दिए ऑप्शन टैग्स के साथ, तो वो उधर
अपीयर हो जाएंगे। फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट डिफरेंशियल एडवांस फॉर्म एलिमेंट फॉर इंटरेक्शन एंड वैलिडेशन। एग्जांपल में आता है इनपुट टाइप चेकबॉक्स, मल्टीपल सिलेक्शन। जिस तरह आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो बॉक्स आ जाते हैं कि वो हमारा क्या कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करेंगे, ये वो यूज़ करेंगे, उनके ऊपर हमें चेक किए बगैर हम उसका विजिट नहीं कर सकते या लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसका कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। टाइप में चेक बॉक्स आ जाता है। इनपुट टाइप में रेडियो सिंगल चॉइस। इनपुट टाइप डेट, पिक डेट, यानी किसी कहीं पे आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो तो वहाँ पे ये यूज़ होता है, जहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करते हैं। बटन बटन टैग यूज़ करके आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आता है माइक्रो फॉर्मेट्स। इसका डेफिनेशन है माइक्रो फॉर्मेट और स्मॉल पैटर्न ऑफ एचटीएमएल यूज्ड टू ऐड सिमेंटिक मीनिंग टू वेब कंटेंट। एग्जांपल में आता है डेव क्लास, वी कार्ड। क्लास का क्या नाम दिया उन्होंने? वी कार्ड। स्पेन इन्होंने दिया क्लास इक्वल टू FN जॉन डोए, ये इन्होंने स्पेन का नाम दिया। ये माइक्रो फॉर्मेट है। Image formats for the web. Definition है web images use different format optimized for quality, size, browser compatibility. Example में आता है JPEG photographs, PNG क्या है ट्रांसपेरेंट इमेजेस है, GIF एनिमेशन है, SVG वेक्टर ग्राफिक्स। जो आप एडोबी इलस्ट्रेटर में बनाएंगे वो सेव किस में होता है? SVG में होता है, क्योंकि वो वेक्टर ग्राफ्स है। और नीचे इन्होंने इमेज का इन्होंने टैग दिया हुआ है। ये इमेज टैग यूज करते हुए आप कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे SRC में आपने जो है ना जो आपके पिक्चर के पाथ है वो आपने प्रोवाइड करना है। लेट्स सपोज आपने ऑनलाइन यूज करना हो, यानी लेट्स सपोज पिक्स अवे, वहां से आपने कोई पिक्चर यहाँ पे प्लेस करनी हो, अपने सिस्टम में ना हो तो आप उसका यहाँ पे पाथ दे देंगे और आर्ट सैंपल इमेज। आर्ट क्या करेगा? जहाँ पे ये इमेज शो नहीं होंगे किसी उसकी वजह से, फॉल्ट की वजह से, तो वहाँ पे क्या चीज़ शो हो जाएगा? ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कोई एक्सट्रीम लेवल की कोई पिक्चर लगाई है जिसमें किसी को कत्ल कर रहा हो या किसी को गोली मार रहा हो, लेकिन वो किसी कंट्री में एलो हो, किसी कंट्री में एलो ना हो। जहाँ पे एलो नहीं होगा वहाँ पे आर्ट वाला टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। आर्ट मीन अल्टरनेट। अंडरस्टैंडिंग normal document flow. Definition है normal document flow is how HTML elements are displayed by default. Block element stack vertically, inline element flow horizontally. एग्जाम्पल में आता है div block 1 और div block 2। span inline 2, यानी जो इनलाइन एलिमेंट है वो फ्लो किस तरह से होगा? हॉरिजॉन्टली होगा। तो स्पेन क्या है? इनलाइन है। और डिव क्या है? ब्लॉक है, जो कि वर्टिकल स्टैक होगा। पोजिशनिंग एलिमेंट्स रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड। अब हम यहाँ पे देखेंगे पोजिशनिंग एलिमेंट्स के पोजिशनिंग में तीन है। पहला क्या है? रिलेटिव है, दूसरा एब्सोल्यूट, तीसरा फिक्स्ड। CSS positioning controls how elements are placed on the page। ये फैसला करता है कि एलिमेंट्स हमारे पेज पे किस तरह से पोजिशन हो। तो टाइप्स रिलेटिव पोजिशन रिलेटिव टू नॉर्मल फ्लो, और एब्सोल्यूट पोजिशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर, फिक्स्ड पोजिशन रिलेटिव टू व्यू पॉइंट। रिलेटिव क्या करेगा? जो उसके आसपास में कोई वो हो,
उससे रिलेट करके पोजीशन फिक्स करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है रिलेटिव टॉप 10 पिक्सल, यानी टॉप से कितना पिक्सल हो, 10 पिक्सल हो, टॉप पे जो भी हो उससे 10 पिक्सल। लेट्स सपोज ये बॉडी के अंदर है तो ये बॉडी वाले जो बॉर्डर है उससे कितना वो करेगा, टॉप से 10 पिक्सल के डिस्टेंस पे आ जाएगा, यानी ऊपर स्पेस दे देगा। और एब्सोल्यूट जो है ना एलिमेंट खुद यानी लेट्स सपोज एक चीज़ अपनी जगह पे है, टॉप से 10 पिक्सल कर दिया तो वो खुद की जगह को कंसिडर करते हुए 10 पिक्सल उससे नीचे आ जाएगा अपनी पिछली जगह से। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक जगह पे चीज़ रखी हुई है, उसी जगह को कंसिडर करते हुए उससे 10 पिक्सल नीचे आ जाएगा, और लेफ्ट से जो ऑलरेडी प्लेस था वहां से 50 पिक्सल लेफ्ट को चला जाएगा। और फिक्स क्या होगा, एक जगह पे फिक्स रहेगा, जो आप स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, वो पेज के साथ ऊपर जाएगा नहीं। एब्सोल्यूट पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम नॉर्मल फ्लो एंड पोजीशन इट्स रिलेटिव टू इन नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये जी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। इसका डेफिनेशन है जी इंडेक्स कंट्रोल्स स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, हायर जी इंडेक्स अपीयर ऑन द टॉप। क्योंकि जी इंडेक्स में वो ये करता क्या है, ये स्टैकिंग ऑर्डर्स जो कि कोई भी एलिमेंट ओवरलैप हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। जिसके हायर जी इंडेक्स है वो क्या करते हैं, वो क्या होता है, टॉप पे रहते हैं। फिक्स्ड पोजिशनिंग जो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स पोजिशनिंग कीप्स एन एलिमेंट इन द सेम प्लेस ऑन द व्यू पोर्ट इवन व्हेन स्क्रॉलिंग। आप स्क्रॉल करके ऊपर चला जाए लेकिन वो चीज़ ऊपर जाएगा नहीं। लेट्स सपोज आप किसी भी चीज़ को फिक्स पोजीशन करके सीएसएस में फिक्स के साथ आप उसको प्लेस करते हैं, इसके बाद आप देखें ऊपर करके तो वो अपनी जगह से ऊपर जाएगा नहीं। वैसे वेब पेज ऊपर चला जाता है लेकिन वो चीज़ ऊपर जाएगा नहीं, वो उधर ही रुके रहेगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाएंगे तो वो अपनी जगह पे लग के नीचे आएगा लेकिन ऊपर जाएगा नहीं। जब उसका बॉडी बॉडी टैग से बाहर जाएगा नहीं, बॉडी टैग के साथ लग के ऊपर जाएगा नहीं। ऊपर जब बॉडी टैग ऊपर टच होगा, सॉरी मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जब आप स्क्रॉल अप करके जो उसकी पोजीशन है, वो पोजीशन जब आपके बॉडी वाले यानी स्क्रीन के टॉप पे टच हो जाएंगे फिर वो आगे जाएगा नहीं। सिंपल, इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है हेडर पोजीशन फिक्स टॉप, बिल्कुल वही है। जब आपके स्क्रीन के टॉप पे टच करेंगे ये आगे जाएगा नहीं। फ्लोटिंग एलिमेंट डेफिनेशन क्या है, फ्लोटिंग अलाउस एलिमेंट टू मूव टू द लेफ्ट टू राइट एंड लेट अदर कंटेंट फ्लो अराउंड देम। इमेज इन्होंने इसका फ्लोट लेफ्ट मार्जिन राइट, फिर से वही है क्लियरिंग फ्लोट्स एंश्योर कंटेंट डजंट ओवरलैप फ्लोटिंग एलिमेंट। बहुत सिंपल, डॉट क्लियर यानी डॉट किसके साथ यूज करते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, क्लास के साथ। किसी उसका नाम आपने क्लियर फिक्स आपने उसको क्या दिया, क्लास नेम, उसको आप डबल देंगे आफ्टर, यानी उसके बाद कंटेंट क्या क्या हो जाए, ओवरलैप ना हो जाए। इसके लिए कंटेंट ये कर दिया तो कोई भी कंटेंट आएगा तो उसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। डिस्प्ले ब्लॉक, वो खुद को ब्लॉक डिस्प्ले कर रहा होगा लेकिन दूसरे को अपने ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्लियर बहुत उसके बाद क्या कर देगा, वहां से हटा देगा जो उसके ऊपर क्या कहते हैं ओवरलैप होने के लिए आ रहा हो। नेक्स्ट है मल्टी कॉलम लेआउट यूजिंग फ्लोट। डेफिनेशन है यूजिंग फ्लोट मल्टीपल कॉलम्स कैन बी क्रिएटेड मैन्युअली बाय फ्लोटिंग एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट। बहुत लेंथी हो रहा है, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। Multi-column layout using Flexbox. Definition है Flexbox is a modern layout module that easily create responsive multi-column layout. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पास करके आप इसको सही से रीड कर लीजिएगा।
एग्जांपल में आता है डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, डॉट कॉलम फ्लेक्स 1 मार्जिन 5 पिक्सल। अप्रोच टू CSS layout fixed and liquid। Definition है fixed layout width are fixed in pixel, liquid layout width are relative to and adjust to viewpoint। एग्जांपल में आता है फिक्स लेआउट का डॉट कंटेनर विड्थ 960 पिक्सल, लिक्विड लेआउट डॉट कंटेनर विड्थ 80%। इसको लिक्विड और दूसरे को फिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फिक्स है ना, ये फिक्स्ड रहेगा। आप कोई भी डिवाइस में इस वेब पेज को ओपन करो, जो मर्जी करो, उस कंटेनर का विड्थ 960 ही रहेगा। आपने आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हो या आप किसी बड़े LCD में ओपन करो या आप लैपटॉप में ओपन करो, यही रहेगा। यानी आप बड़े यानी LCD में ओपन करो 32 वो वाली क्या कहते हैं, बोल गया यार, जिसकी विड्थ ज़्यादा हो तो ये 960 इसके आधे में आके रह जाएगा, हाफ स्क्रीन में आएगा। लैपटॉप में ओपन करो हो सकता है फुल स्क्रीन में जाए, मोबाइल में ओपन करो तो वो उसमें फिट इन हो। और लिक्विड में परसेंटेज यूज़ करते हैं तो वो 80% ऑक्यूपाई करेगा विड्थ में, तो मोबाइल का 80% तो उससे 100% से थोड़ा कम हो जाएगा। आप इसको बड़े स्क्रीन भी कर दिए बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको लिक्विड बोलते हैं। जो बहुत सॉलिड है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नहीं है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 5 इंट्रोडक्शन टू रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इसका डेफिनेशन है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज एन अप्रोच इन वेब डेवलपमेंट वेयर वेब पेजेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड अडॉप्ट देयर लेआउट, image and content to look good on different screen size and devices, desktop, tablets, mobiles। रिस्पॉन्सिव का यही मतलब है जो स्क्रीन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें लेआउट को। की फीचर्स फ्लेक्सिबल ग्रिड एंड लेआउट, स्केलेबल इमेज एंड मीडिया, मीडिया क्यूरीज इन CSS। एग्जांपल में आता है इसका मेटा नेम व्यू पॉइंट, कंटेंट क्या है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ये चीज़ क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है, यानी रिस्पॉन्सिव बनाता है, जो कि डिवाइस के विड्थ के हिसाब से ये अपना विड्थ चेंज कर लेता है। ये परसेंटेज भी उसी की वो है, एग्जांपल है रिस्पॉन्सिव के। ये भी वही है, जहाँ पे परसेंटेज यूज हो रहा हो वो लिक्विड यूज हो रहा हो वो क्या है, रिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट आता है विपोर्ट्स। Definition: a viewport is the visible area of a web page on the device. Its size affects how responsive design are displayed। Example में आता है desktop view 920 by 1080 और मोबाइल viewport क्या है 375 to 667। फिर वही बात हो रही है। अब मीडिया क्यूरीज में आता है मीडिया क्यूरीज आर CSS टेक्निक टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज और डिवाइस टाइप। एग्जांपल में आता है एट द रेट मीडिया मैक्सिमम विड्थ क्या हो 600 मेगापिक्सल हो, बॉडी ये हो। मीडिया क्यूरीज में क्या होता है एट द रेट मीडिया यूज होता है। स्केलिंग इमेज फॉर लिक्विड लेआउट। Definition is scaling image ensure that the resize automatically to fit the flexible liquid layout। Example में आता है image maximum width liquid यानी percentage यूजर है liquid है, और height auto वो भी liquid है। System framework and preprocessors। Definition में CSS frameworks provides predefined classes and components for faster web development, or CSS preprocessors like SLS or less, and features like variable nesting and function to CSS। एग्जाम्पल में आता है फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप और टाइलवर्ड CSS है, और प्रीप्रोसेसर में $, प्राइमरी कलर ब्लू, बॉडी प्राइमरी कलर। यानी ये उसमें ना प्रीप्रोसेसर क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप इसको एक फंक्शन बना रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने एक $साइन के साथ प्राइमरी कलर ब्लू इन्होंने साइन कर दिया, ठीक है।
अब आप इसको कलर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपने नेम असाइन किया है इस कलर का, ब्लू का, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप। Definition of Bootstrap is a popular CSS framework that simplifies responsive and mobile first design. एग्जाम्पल में आता है include via CDN, लिंक href, वालेकुम सलाम, लिंक href ये है माशाल्लाह आजकल हमारा स्टडीज हो रही लिंक href http CDN आपके पेपर पेपर है था CDN JSD deliver include via CDN link href http, ये उसका लिंक है। ये बूटस्ट्रैप का लिंक है जो कि आप हेड में ऐड करेंगे अपने HTML के। इसके बाद आप नीचे जो भी वो लेआउट देंगे बूटस्ट्रैप उसको यूज़ करते हुए आपको CSS डिज़ाइन दे देंगे। Grid layout of Bootstrap definition है Bootstrap uses a 12 column grid system to create a responsive layout। इसके एग्जांपल में आते हैं div class container। क्लास कंटेनर, यहाँ पे क्लास बहुत मस्ट है जब आप ऊपर वो CDN यानी बूटस्ट्रैप का लिंक ऐड करेंगे और नीचे आप क्लास के थ्रू आप उनको बताएंगे कि यहाँ पे ये चेंजेस करने हैं। तो इन्होंने एक डिव बनाया हुआ है क्लास कंटेनर के नाम से। यहाँ पे क्लास रो में डिव क्लास कॉलम कितना हो, कॉलम 6 हो, और ऊपर कॉलम का नाम क्या दिया, कॉलम 1, और डिव क्लास दूसरे 6 का क्या नाम दिया हुआ है, कॉलम 2। टाइपोग्राफी इन बूटस्ट्रैप डेफिनेशन क्या है, बूटस्ट्रैप प्रोवाइड प्री डिफाइंड टाइपोग्राफी क्लासेस फॉर हेडिंग, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एग्जांपल में H1 क्लास डिस्प्ले 1 हेडिंग 1, यानी H1 जो है ना, H1 टैग HTML में क्यों यूज होता है, जो सबसे यानी बड़ा टेक्स्ट यानी बड़ा करके लिखने के लिए हम H1 यूज करेंगे, लेकिन जब आप क्लास डिस्प्ले 1 यूज करेंगे तो वो उससे भी बड़ा कर देगा। H1 टैग वाला टेक्स्ट उससे छोटा है बहुत, ये आप कह सकते हैं सबसे बड़ा ये बूटस्ट्रैप कर देगा उस टेक्स्ट को, यानी किस टेक्स्ट को, H1 को जो इधर लिखा हुआ है। अब लीड, दिस इज द लीड पैराग्राफ, अब लीड अप्लाई हो जाएगा। लीड क्या कहाँ पे डिफाइन है, ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन है, जो भी काम इसने करना है तो वो इसके ऊपर अप्लाई करेगा, किसके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर। दिस इज अ लीड पैराग्राफ। नीचे आता है कलर्स एंड बूटस्ट्रैप डेफिनेशन। बूटस्ट्रैप इंक्लूड कलर यूटिलिटी क्लासेस फॉर टेक्स्ट बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स। एग्जांपल में आता है पी क्लास टेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट, div क्लास बैकग्राउंड सेक्सेस टेक्स्ट। बैकग्राउंड क्लास में हर चीज़ क्लास में डिफाइन करते हैं। जब हम ऊपर हेड में बूटस्ट्रैप का लिंक दे देते हैं तो टेक्स्ट का कलर क्या हो, वाइट हो, लेकिन किस टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का जो टैग के बिटवीन में होते हैं, क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग के, लेकिन क्लास आपने स्टार्टिंग टैग में डिफाइन करना होता है। नेविगेशन इन बूटस्ट्रैप definition है बूटस्ट्रैप प्रोवाइड रेडी टू यूज नेविगेशन कंपोनेंट लाइक नेव बार, टैब्स एंड पिल्स। ये ऑलरेडी वो बनी बनाई मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप से। एग्जांपल में आता है नेव क्लास, नेव बार, नेक्स्ट एक्सपेंड लार्ज, LG नेव बार लाइट, BG लाइट, यानी बैकग्राउंड लाइट हो, और ए क्लास नेव बार ब्रांड हो, HREF ब्रांड, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेक्स्ट। यहाँ से हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होता है। डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू ऐड इंटरेक्टिविटी, लॉजिक एंड डायनेमिक कंटेंट टू वेब पेजेस। जो कि किसी भी डायनेमिक, लॉजिक, इंटरेक्टिव वेबसाइट के जो वो है पेजेस हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेक्टिविटी वगैरह के लिए हम JS यूज़ करते हैं। एग्जांपल में आता है PID डेमो हेलो स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर इन्होंने एक स्क्रिप्ट डाला हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो।
बाय आईडी, यहाँ पे आपने आईडी आईडी इसको असाइन की हुई है, तो आपने यहाँ पे क्या दिया, बाय आईडी। आपने यहाँ पे क्लास दिया तो यहाँ पे आपने क्लास देना था। डॉट इनर टेक्स्ट, जो कि इसके अंदर इनर टेक्स्ट क्या है, हेलो वर्ड है, वो इसके अंदर है, वो इसको एक्सेस कर लेगा। Writing and storing the script definition. JavaScript can be written inline in the head, body or stored externally in a JS file. लेकिन सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को लिंक करना हो तो वो आप बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे बॉडी का एंडिंग टैग है उससे पहले करें, क्योंकि उससे पहले करेंगे तो इससे पिछले सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप टॉप में करेंगे या कहीं और करेंगे तो मुश्किल है। मिड में कर दें तो उससे नीचे जो होगा उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो, ये इनलाइन स्क्रिप्ट है। जब आप किसी भी उसको वेबसाइट में जाते हैं तो ऊपर एकदम से छोटा सा मैसेज दिखा आता है, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। आप लेट्स सपोज समथिंग रॉन्ग लिखा था, आप ओके पे क्लिक करते हैं, या इट विल फेच योर डेटास, आप ओके करते हैं, फिर जाके लोड होते हैं। अलर्ट के जो बटन होते हैं उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वेबसाइट लोड होता है। स्क्रिप्ट सोर्स यानी बाहर के उसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, src, और जो जावास्क्रिप्ट के फाइल का आपने जो नाम रखा हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखना ज़रूरी नहीं है। स्क्रिप्ट जो इन्होंने एक आप कह सकते हैं एक अपने तौर पर एक इन्होंने नाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख के भी डॉट, लेकिन डॉट जेएस एक्सटेंशन मस्ट है, सेव करते हुए भी मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मस्ट नहीं है, यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन है, वेरिएबल्स स्टोर डेटा, जो आप सीपीपी में पढ़ चुके हैं। डेटा टाइप इंक्लूड स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, एरे। लेट नेम अली स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आपको स्ट्रिंग को सेपरेट डिफाइन करना नहीं पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग है या ये नंबर है, ये वो। आप जब लेट करके आप उसके आगे लिख देंगे ये ऑटोमेटिकली उसको कर लेगा उसी कैटेगरी में। यहाँ पे इन्होंने लेट नेम लिखा हुआ, अली लिखा है, इसने स्ट्रिंग में कर दिया। लेट एज लिखी इसने, अब उसने ये नंबर में कर दिया। लेट एज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू लिखा, आप फॉल्स लिखते हुए बुलियन में हो जाता। जावास्क्रिप्ट आउटपुट डेफिनेशन है, जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले आउटपुट इन वेरियस वैसे कंसोल, अलर्ट और एचटीएमएल कंटेंट। एग्जाम्पल में कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा जब आप किसी भी वेबसाइट में जाए और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाए और कंसोल में वो करके ये लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। अलर्ट, आप अलर्ट टैग यूज़ करते हुए लेट्स बस आपने एक फाइल बनाया जेएस का अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसने उसको आपने उसके साथ कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, वेबसाइट के साथ। जब आप उस के ऊपर विजिट करने के लिए उस लिंक पे क्लिक करेंगे या उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले अलर्ट लिखा हुआ आएगा, वेलकम। जब नीचे बटन होगा ओके, उस पर क्लिक करेंगे जो फिर जाके वेबसाइट लोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट और राइट हेलो वर्ल्ड, राइट टू पेज है। अब आता है हमारा सिक्स conditions in JavaScript। तो definition है, condition allow JavaScript to execute different code block based on certain condition। एग्जांपल में आता है let age equal to 18 if age is, कंडीशन जो आप पढ़ चुके हैं वही है, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। if age is greater than equal to 18 कंसोल लॉग एडल्ट, यानी अगर एज 18 से बड़ा हो तो क्या हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, एडल्ट। अगर उससे नहीं हो तो माइनर। इसके बाद आते हैं एरे इन जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर बहुत से वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे को यूज करते हैं। लेट फ्रूट इक्वल टू ये कर दिया और कंसोल डॉट फ्रूट वन, यानी अब वन को किया तो कौन सा आएगा, एप्पल आएगा, सॉरी बनाना आएगा क्योंकि एरे जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो पे एप्पल है, वन पे बनाना और टू पे मैंगो। Loops in JavaScript definition है, loops execute a block of code multiple times until a condition is met। एग्जाम्पल में आता है for let
जो लूप्स आप पढ़ चुके हैं वही है, लेकिन यहाँ पे console डॉट लॉग लिखना है। बाकी हम सी आउट लिखते रहते हैं। जावा में क्या था मैं भूल गया। जावा में भी कुछ लिखते थे। ये आई को प्रिंट करेगा कब तक, जब तक ये 4 तक ना जाए, यानी ये आई लेस देन 5 है, इसका मतलब लेस देन 5 4 ही है, तो वहां तक ये वो होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा आई, तब तक ये कंसोल डॉट लॉग होता जाएगा। Object in JavaScript definition: an object is a collection of key value pairs used to store structured data. एग्जाम्पल में था लेट पर्सन, ये लिख दिया। ये इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर बहुत से वैल्यू पेयर्स स्टोर कर दिया। इसको बोलते हैं इज ऑन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ द कीवर्ड। ऑब्जेक्ट के इतने इंपॉर्टेंस है जावास्क्रिप्ट में। पर्सन के अंदर नेम अली और एज क्या है 25। अब इन्होंने कंसोल डॉट पर्सन का नेम, ये जो यहाँ पे कीवर्ड एग्जैक्ट वही लिखना है। इन्होंने नेम लिखा तो ये अली दे देगा। अगर यहाँ पे नेम की जगह पे इन्होंने अगर पर्सन डॉट, यानी ये पर्सन है, लेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो अंदर वो है वो डॉट के बाद लिखना है, तो डॉट एज लिखते तो ये 25 आपको दे देता। फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट definition of function is a reusable block of the code that perform a specific task। एग्जांपल में आता है फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड को अपने फंक्शन के कीवर्ड के साथ ही करना है। ग्रेट नेम कंसोल डॉट हेलो प्लस नेम, ठीक है। ग्रेट अली, यानी नेम को उन्होंने क्या लिखा, अली लिखा, तो यहाँ पे अली वो हो गया, प्रिंट आउट हो गया। फंक्शन नेस्टेड डेफिनेशन: नेस्टेड फंक्शन और फंक्शन डिफाइन इनसाइड अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को करने को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन आउटर, लेकिन ये वो ज़रूरी है ब्रैकेट्स का, राउंड ब्रैकेट ज़रूरी है। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आता है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन दूसरे का क्या है, इनर फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन। इसके बाद फंक्शन कॉल बैक definition: a callback function is a function passed as an argument to another function। example function greet callback greet function, ये पिछले उसको कॉल करेगा, किसको, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आप आर्ग्यूमेंट के तौर पर यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को रन करेगा जो जिसको कॉल किया है एज अ आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है। Functions objects: the definition of function are a first class object in JavaScript, meaning they can be assigned to variable passed as an argument and returned। इसमें एग्जांपल में आता है लेट से हाई इक्वल टू फंक्शन। से हाई में एक फंक्शन को स्टोर कर दिया और फंक्शन में क्या लिखा, कंसोल डॉट हाई से हाई, तो ये क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो हम डिफाइन करेंगे वही यानी वही फंक्शन, ये फंक्शन रन हो जाएगा। ये फंक्शन क्या काम करेगा, हाई को प्रिंट कर देगा, जाहिर बात है ये इसको प्रिंट करेगा हाई को। Functions scope definition: scope determine the visibility of variables। global scope accessible anywhere, local within the function, accessible within the function। let global variable function test let a local variable। 5 console dot global plus, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये एग्जैक्टली क्योंकि ये ग्लोबल जो है ना वो आप विद इन एनी लोकल उसके अंदर फंक्शन के अंदर वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप लेट्स सपोज इस फंक्शन से बाहर आ गया, ठीक है, फंक्शन से बाहर आने के बाद लोकल वेरिएबल को कॉल करें यानी उसको ऐड करें तो वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूजिंग ट्राई एंड कैच, ये आप पढ़ चुके हैं। ट्राई कैच इज हैंडल राउंड टाइम एरर्स विदाउट स्टॉपिंग द प्रोग्राम। एग्जांपल में आता है ट्राई, ये ट्राई करें, अगर ये नहीं हो रहा तो कैच करें, एरर आ रहा है तो ये वाला करें।
JavaScript built-in objects. Definition: JavaScript provides built-in objects to perform common tasks. Date, handle date. Maths, perform mathematical operations. String, manipulate string. Navigator, get browser info. एग्जाम्पल में आता है लेट टुडे इक्वल टू न्यू डेट, यानी डेट को क्या करेगा, न्यू डेट के उसमें टुडे वाले डेट असाइन कर देगा। कंसोल डॉट टुडे फुल ईयर, यानी फुल ईयर समेत क्या करेगा, कंसोल लॉग आउट यानी प्रिंट आउट कर देगा। सिक्योर रूट ऑफ 6 तो वो दे देगा। मैथ डॉट स्क्वायर रूट, अब मैथ एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक वो है उसका आइटम स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर आरटी रूट, एस क्यू लिखता तो स्क्वायर आ जाता, आरटी लिखा रूट आ गया, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, तो वही प्रिंट आउट हो जाएगा। लेट नेम अली, कंसिडर नेम डॉट टू अपर केस, ये उसको क्या कर देगा, नेम के उसको अपर केस में कर देगा, पूरा नाम अपर केस में कर देगा। Object prototypes, prototype for extending objects. इसका definition है, prototype allows object to inherit properties and methods from other objects. ये prototype क्या करता है, किसी भी object को allow करते हैं inherit करना किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में से उसके प्रॉपर्टीज या मेथड्स को। एग्जांपल में आता है फंक्शन पर्सन, पर्सन का नेम, दिस नेम, यानी दिस क्यों यूज करते हैं, सिर्फ उसी तक उसे उसमें यूज हो। पर्सन प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, कंसिडर हेलो दिस नेम, और दिस नेम पे जो असाइन किया होगा नेम आपने लिखा होगा वो लॉग प्रिंट हो जाएगा। लेट p1 न्यू पर्सन क्रिएटेड हेलो अली डॉट ग्रीट फंक्शन कहाँ पे है, उसको कॉल हो जाएगा। Introduction to DOM, document object model. DOM definition: DOM is a programming interface for HTML or representing the data as a tree of the object. Example में था HTML element, DOM object. P पैराग्राफ क्या है, ID डेमो, ID इन्होंने डेमो दिया हुआ है और पैराग्राफ में इन्होंने हेलो लिखा हुआ है। Accessing DOM element definition: you can select HTML element using JavaScript to manipulate them. आप HTML के कोड्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप चेंजेस कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ठीक है, बाय आईडी डेमो, ऊपर जो मेंशन डेमो लिखा हुआ था उसको मेंशन किया, कंट्रोल एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, यानी उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, उसके अंदर क्या है, हेलो। Modify DOM element definition: you can change content style or attribute of DOM element dynamically, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। document get element by demo, जो ऊपर डेमो वो नाम दिया हुआ था उसको फिर से एक्सेस किया, ठीक है। डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट में उसको इस बार इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया, पहले क्या लिखा हुआ था हेलो, अब इन्होंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। अब डॉट स्टाइल डॉट कलर में इन्होंने उस कलर को ब्लू कर दिया। आप जेस उसके थ्रू उसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग डीओम एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट यू कैन क्रिएट अ न्यू एलिमेंट एंड ऐड देम टू द डॉक्यूमेंट डायनेमिकली। आप खुद एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करके उसको डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं अब अपनी तरफ से। लेट न्यू पैरा इन्होंने एक वो दिया, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी, यानी पैराग्राफ करें, न्यू पैराग्राफ डॉक्यूमेंट बॉडी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसी पे एंड कर देते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। थैंक यू।